हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे एक कहानी। कहानी का शीर्षक है द थ्री सेजेस। अब इस थ्री सेजेस की अगर बात करें तो सेज मैंने पहले ही कहानी में डिस्कस किया था, बताया था आपको कि सेज का मतलब होता है साधु। तो सेजेस का मतलब साधु है, थ्री सेजेस हैं तो तीन साधु हैं। याद रखिए कि जब भी आप 3, 2, 1 ऐसे कोई गिनती यूज करते हैं तो उनको आप एडजेक्टिव की श्रेणी में रखना चाहिए आपको। वो सब एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई गिनती यूज करें तो उसे आप किस श्रेणी में रखेंगे कि ये एक न्यूमरल एडजेक्टिव की श्रेणी में रखिए। गिनती है तो सब एडजेक्टिव्स हैं और द डिटर्मिनर है ही, तो द हो गया है आपका डिटर्मिनर। 3 यहाँ पे आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा और सेजेस यहाँ पे काम करेगा नाउन की तरह। तो कह रहा है कि 3 सेजेस, 3 साधुओं की कहानी है। सेज के लिए हमने कुछ शब्द लिखे थे पहले ही, जो कहानी हमने डिस्कस की थी उसमें। एक सेंट हो सकता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको हर्मिट भी कह सकते हो, असेटिक भी कह सकते हो। तपस्वी होता है उसको असेटिक भी कहते हैं, असेटिक भी कहा जा सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब देखिए विस्तार से पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है। वंस अपॉन ए टाइम, ये कहानी की शुरुआत करने का तरीका है। कहानी की शुरुआत करने के लिए या तो सीधा वंस देयर वॉज ए, आगे जो भी आप जिसकी कहानी सुनाना चाहते हो वो यूज करते हैं, या फिर आप वंस अपॉन ए टाइम ऐसा करके कहानी को शुरू करते हैं। तो वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, ठीक है। इन अ विलेज, एक गांव में। अब ए विलेज है, ए के बाद दे रखा है तो नाउन है ये। देयर लिव्ड 3 ब्रदर्स, 3 साधु रहा करते थे, ठीक है। आप देखोगे कि देयर शुरू में आ गया, फिर लिव्ड वर्ब है, फिर आगे ब्रदर्स यहाँ पे नाउन है। ऐसा कैसे हुआ? हम तो जनरली ये देखते आए हैं कि पहले सब्जेक्ट हो और उसके बाद में वर्ब हो, लेकिन ये कैसे हुआ? तो ये देयर के कारण हुआ। देयर जब भी आता है सेंटेंस के स्टार्ट में, यहाँ से स्टार्ट मानिए, तो क्रिया पहले और सब्जेक्ट बाद में, ठीक है। तो 3 भाई रहा करते थे, तीनों का नाम था एकता, द्विता एंड त्रिता, ठीक है। तो एक समय की बात है, एक गांव में 3 भाई रहा करते थे, एकता, द्विता, त्रिता के नाम से, ठीक है। दे लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस। दे आ रहा है इन तीनों भाइयों के लिए। लिव्ड सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म जो होती है वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनेट। और टेंस का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए। टेंस के वीडियो में, एक वीडियो में पूरे टेंस बताए गए हैं, हर एक टेंस के चारों पार्ट्स बताए गए हैं, पहचानना कैसे है ये समझाया गया है। अगर आपने वो सेशन देख लिया तो आपके जो बेसिक्स की आप जो तलाश करते हो, जो आपके फंडामेंटल जो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो आप कहते हो कि हमें शुरू से सीखना है, जीरो से सीखना है, तो उसी के लिए मैंने वो सेशन अपलोड किया हुआ है, वो आप जाके देखिए। और उसी कड़ी में ये कहानियाँ चल रही हैं। पहले भी हमने कुछ स्टोरीज डिस्कस की हैं और आज फिर हम एक स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है? दे लिव्ड, वो रहते थे कहाँ पर? इन में, एक स्मॉल छोटे, हाउस घर, बाई द लेक। लेक मतलब होता है झील, और द लगा रखा है। वैसे तो द लगाना नहीं चाहिए क्योंकि लेक का कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं, लेक के बारे में हमारे पास अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, तो द आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी ठीक है, अब कहानी है, क्या कर सकते हैं। और बाई लगा रखा है, तो बाई का मतलब, बाई एक प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब वैसे द्वारा भी होता है। जैसे मैं कहूँ आई गो टू द ऑफिस बाई कार, ठीक है। मैं आई कम हेयर बाई बाइक, तो ये तो एक मीन्स ऑफ कन्वेंस के लिए बाई लगाते हैं। लेकिन यहां जो बाई आ रहा है उसका मतलब है के नजदीक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? के नजदीक। तो वो रहा करते थे एक छोटे से घर में, और किसके नजदीक? झील के नजदीक। दे वॉश्ड देयर क्लॉथ्स। दे आ रहा उन तीनों भाइयों के लिए। वॉश्ड, वॉश की सेकेंड फॉर्म, वो धोते थे, वॉश करते थे। देयर आ रहा है दे के लिए पजेसिव एडजेक्टिव। दे के लिए पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? देयर। तो वो वॉश करते थे अपने कपड़े एवरी डे, हर दिन। बट लेकिन, ड्राइड, ड्राई की सेकंड फॉर्म है, सुखाते थे। डैम, कपड़ों को। विदाउट, के बगैर। ए मतलब एक। क्लोथ लाइन का मतलब होता है कपड़े जिस तार पे सुखाते हो, उस तार को, उस तनी को हम क्या कहते हैं? क्लोथ लाइन कहते हैं, ठीक है। और याद रखिए, जब डिटर्मिनर के बाद में कोई शब्द आएगा तो वो क्या होता है? नाउन। तो क्लोथ लाइन क्या होगा? नाउन होगा। तो वो कपड़े धोते थे एवरी डे। अब आपने कुछ ने सुना होगा कि एवरी डे है, एवरी ईयर है, एवरी मंथ है, ये तो प्रेजेंट सिंपल में आता है। लेकिन भाई आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम बात पास्ट की करते हैं तो यही सारे हिंट्स पास्ट इंडेफिनेट के लिए लागू हो जाते हैं। जब हम बात पास्ट की करते हैं तो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट वाले हिंट है वही पास्ट इंडेफिनेट के लिए लागू हो जाते हैं। इसी के लिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रखी है। तो वो अपने कपड़े वॉश करते थे प्रतिदिन, लेकिन उन्हें सुखाते थे। दैम किसके लिए है? क्लोथ्स के लिए है।
विदाउट, ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब के बगैर, एक तार के बगैर ही सुखाते थे, ठीक है। दे फियर्ड, उनको डर था, दे किसके लिए है, उन तीनों साधुओं के लिए, उन तीनों भाइयों के लिए, दैट की द क्लोथ्स वुड फॉल एंड गेट डर्टी, कि कपड़े क्या होंगे। अब देखिए ये सोचते थे ऐसा, तो ये वुड जो मॉडल आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि ये इमेजिन करते थे कि ऐसा होगा, जबकि हुआ नहीं है, ये इनकी कल्पनाओं में है कि ऐसा होगा। आप जैसे कहो ही वुड कम, तो ये आपकी इमेजिनेशन है। अगर ही विल कम कहोगे तो आपको पक्का पता है, उसने टेलीफोन किया होगा आपको बताया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तब आप कह रहे हो ही विल कम। लेकिन आप कहते हो ही वुड कम, तो आपकी इमेजिनेशन है, आपकी कल्पनाएं हैं, तो काल्पनिक वाक्यों के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। तो उनको ऐसे डर लगता था कि वो कपड़े गिर जाएंगे, फॉल गिर जाएंगे, एंड गेट डर्टी, और गंदे हो जाएंगे। ये फॉल जो है ये क्या है, फॉल का मतलब होता है गिरना, और फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल, और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन, फॉल फेल फॉलन, ठीक है। दूसरी तरफ एक वर्ब होती है फेल, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेलेड, और थर्ड फॉर्म होती है फेलेड। ये जो पहले वाला है इसका मतलब है गिरना, और जो दूसरा है इसका मतलब है गिराना। पहले वाले का मतलब है गिरना, और दूसरे वाले का मतलब क्या है, गिराना, ठीक है, याद रखिएगा। फैल फॉल फेल फॉलन होता है, और फेल फेलेड फेलेड होता है। तो उनको डर था कि वो कपड़े गिर जाएंगे और क्या हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। वन डे, एक दिन, दे वर ड्राइंग, दे आ रहा है उन भाइयों के लिए, उन साधुओं के लिए, वो सुखा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज वर्ग के साथ आईएनजी है, वो पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। और रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसी क्रियाएं, मतलब ऐसे शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में, उससे पता लगता है कि वो सेंटेंस कैसा है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो वे सुखा रहे थे अपने कपड़े, अब दे के लिए अपने हो गया देयर, अगर होता ही एक ही तो ये हो जाता हिज, अगर होता शी तो ये हो जाता हर, अगर होता आई तो हो जाता माई, अगर होता यू तो हो जाता योर, ऐसे करके पजेसिव बनते हैं। सडनली, अचानक से क्या हुआ, एकता सो अ काइट, एकता जो एक तीनों भाइयों में से जो था उसने क्या किया, सो, सी की सेकंड फॉर्म है सो, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो सी होती है एक फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है सो, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन, सी सो सीन, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, उसने एक काइट को देखा, काइट का मतलब चील है, एक पक्षी का नाम है। कैरिंग, कैसे देखा, कैरी करते हुए। अब देखिए दो काम हो रहे हैं, उसने काइट को देखा, एक तो देखने का काम, और एक काइट एक काम कर रही थी, काइट कैरी कर रही थी, ले जा रही थी। पहली बात तो कैरी की फॉर्म्स आप लिख लोगे, कैरी होती है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म हम करते हैं कैरीड, और इसकी थर्ड फॉर्म करते हैं कैरीड। तो कैरी, कैरीड, कैरीड, ठीक है। अच्छा जी, कैरी जो है उसका मतलब होता है ले जाना, और सी है इसका मतलब होता है देखना, ठीक है। तो एक दिन उसने देखा, एकता नाम का जो साधु था उसने देखा। अब ये सडनली जो है ना, अचानक से, ये एडवर्ब है यहाँ पे, एलवाई एंडिंग जो शब्द होते हैं, जिन वर्ड्स के एंड में एलवाई आता है वो एडवर्ब्स होते हैं, और शुरुआत में आ सकते हैं सेंटेंस के, क्योंकि सेंटेंस की विशेषता बता सकते हैं। तो अचानक से एकता ने एक चील को देखा, क्या करते हुए, एक फ्रॉक को कैरी करते हुए, एक मेंढक को कैरी करते, फ्रॉक का मतलब मेंढक। इन में इट्स, ये आ रहा है काइट के लिए, पक्षी है इसके लिए इट्स लगा दिया, क्लोज मतलब पंजे, एंड फ्लाइंग, फ्लाई मतलब उड़ना, एक्रॉस मतलब के आर पार, द लेक जो झील जिसके किनारे वो रहते थे उसके आर पार वो जा रही थी। तो कह रहा है कि अचानक से एकता ने एक चील को देखा, और उसके पंजों में क्या था, एक मेंढक था, और वो उड़ रहा था अक्रॉस द लेक, उस झील के अक्रॉस जा रहा था, मतलब वो चील जो है वो उसके पार जा रही थी। ही स्टार्टेड शाउटिंग, उसने चिल्लाना शुरू किया। अब ये काम की बात है कि स्टार्ट जब लगाते हो या स्टॉप जब लगाते हो तो सीधा इसके बाद में आईएनजी फॉर्म लगाया करो, जेरेंड बोलते हैं इस प्रक्रिया को, ठीक है। सीधा आईएनजी फॉर्म, जब जब आप स्टार्ट या स्टॉप लगाते हो तो सीधा क्या लगाना चाहिए, आईएनजी लगाना चाहिए, इसको बोलते हैं जेरेंड। तो कह रहा है कि अचानक से उसने, मतलब उसने क्या किया, चिल्लाना शुरू किया, लीव इट, लीव इट, कि छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। किसको छोड़ो, मेंढक को, क्योंकि साधु था तो मन से साधु जो होते हैं वो एकदम निर्मल होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये जीव हत्या तो नहीं होनी चाहिए, तो उसने ऐसे आग्रह किया कि छोड़ दो, छोड़ दो। ही फेल्ड, वो असफल हुआ, टू पे अटेंशन, ध्यान लगाने में। अब अटेंशन के साथ लगता है टू, किस तरफ ध्यान लगाने में, अपने हाथों की तरफ, एंड ड्रॉप्ड हिज क्लॉथ्स ऑन द ग्राउंड, और उसके कपड़े जो है वो कहाँ गिर गए, जमीन पर गिर गए। ड्रॉप्ड मतलब डाल दिए उसने कपड़े जमीन पर। तो वह ध्यान लगाने में असफल हुआ जब वो छोड़ दो ऐसी आवाज लगा रहा था, और उसके कपड़े ग्राउंड पर गिर गए। हाय ब्रदर, उसने कहा। द्विता सो द काइट एंड ही टू शाउटेड।
अब द्विता उसके पास आया और उसने कहा भाई क्या हुआ, तो द्विता ने उसी काइट को, अब ये काइट निश्चित हो गई है कौन सी काइट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो मेंढक को अपने क्लोज में लेके जा रही है वही काइट है। तो उसने काइट को देखा, ही टू शाउटेड, वो भी चिल्लाया। कौन? वो उसका दूसरा भाई भी चिल्लाया, डोंट होल्ड इट, डोंट होल्ड इट। होल्ड मतलब होता है पकड़ के रखना, थाम के रखना, और होल्ड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म करोगे तो होल्ड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म बनती है हेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या बनती है? हेल्ड। तो उसने बोला कि इसको पकड़ो मत, इसको पकड़ के मत रखो। विदाउट रियलाइजिंग, अब विदाउट प्रेपोजिशन है, याद रखिए प्रेपोजिशन अपने बाद में हमेशा आईएनजी लेता है। प्रेपोजिशन के बाद में जब भी आप क्रिया लगाते हो तो हमेशा ही क्या प्रोसेस होगा? आईएनजी लगेगा। प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्या लगेगा? आईएनजी। ठीक है, तो बिना रियलाइज करे, बगैर महसूस किए, उसने महसूस ही नहीं किया क्या कि उसके हाथ में कपड़े थे, तो बिना रियलाइज किए उसने भी, ही टू, टू जो है ना वो उसी के बाद में लगेगा जिस पर स्ट्रेस डालना हो, जिस पर जोर डालना हो। तो बिना रियलाइज किए उसने भी अपने कपड़े डाल दिए ग्राउंड पर। ठीक है, When त्रिता द वाइजेस्ट अमंग अस द थ्री, अब वाइजेस्ट है वो डिग्री है ना, डिग्री किसकी बनती है? एडजेक्टिव्स की। जहां डिग्री आ जाए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो ये डिग्री बनेगी एडजेक्टिव या एडवर्ब की। याद रखेंगे आप, डिग्री बनती है एडजेक्टिव या एडवर्ब, फॉर्म्स बनती है वर्ब की। तो वाइज जो है उसकी डिग्री कंपैरेटिव बनती है वाइजर, और सुपरलेटिव बनती है वाइजेस्ट। ठीक है, ये डिग्री बनेगी इसकी। तो क्या कह रहा है कि उसने भी अपने कपड़े डाल दिए ग्राउंड पर, और तीसरा जो सबसे उनके बीच में सबसे बुद्धिमान था वो आया। ठीक है, और उसने क्या किया? उसने पूछा व्हाट हैड हैपेंड, उसने देखा। अमंग अस द थ्री तो हो गया इन तीनों के बीच, चूंकि तीन की बात है तो अमंग अस लगा दिया, वरना बिटवीन भी लगा सकते थे हम, है ना, दो के बीच होता बिटवीन लगा देते। उसने देखा कि क्या हुआ था, ही थॉट, उसने सोचा कि इट वुड बी बेटर, कि अच्छा ये होगा, नॉट टू से एनीथिंग। याद रखो टू और नॉट नहीं होता है, नॉट टू होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा ही। टू और नॉट नहीं होता है, क्या होता है? नॉट टू। ये हमेशा ही ध्यान रखेंगे आप। तो उसने देखा कि ये जरूरी नहीं है, ये अच्छा ये होगा कि हम कुछ भी कहे नहीं, कुछ भी नहीं कहे, और रिमेन साइलेंट, और वो चुप रहा। रिमेन मतलब जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहा। अब इसका मोरल क्या निकलता है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू रिएक्ट टू एवरीथिंग, कि ये जरूरी नहीं है कि आप हर चीज के ऊपर प्रतिक्रिया दो। रिएक्ट के साथ टू, कि किसके प्रति रिएक्शन है आपका, उसके लिए टू लगेगा। एवरीथिंग की आप हर चीज को लेकर रिएक्ट करो। जैसे कि आज के दौर में चल रहा है कि हम सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं उस पर रिएक्शन हम देते हैं अपना, तो ये जरूरी नहीं होता है कि हम रिएक्ट करें। तो ये समझ में आता है इस कहानी से। इसको जरूर से आप शेयर करेंगे और एक लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट किसी सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।